अस्सलामुअलैकुम। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग ग्रेट। आज हम करेंगे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रिलेटेड टू आरबीआई, बैंकिंग एंड सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन इकोनॉमिक सर्वे। ऑल राइट, पहले हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें अबाउट आरबीआई। उसके बाद हम देखेंगे कि आरबीआई किन रीजंस की वजह से न्यूज़ में था। ऑल राइट, लेट्स बिगिन। कहानी शुरू होती है 1926 में, जब हिल्टन यंग कमीशन बना, जिसका दूसरा नाम है रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। 1926 में एक कमीशन बना जिसका नाम था हिल्टन यंग कमीशन और रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस। उस टाइम पे वाइसरॉय थे लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग एंड इसी कमीशन ने रेकमेंड किया फॉर्मेशन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑल राइट, लेकिन पहले बना आरबीआई एक्ट 1934। पहले बना आरबीआई एक्ट 1934। उसके बाद इसी एक्ट के अंडर बना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन 1 अप्रैल 1935। ऑल राइट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सेंट्रल ऑफिस पहले कहां पे हुआ करता था? कोलकाता में, बट इन 1937 इट वॉज परमानेंटली मूव टू मुंबई। इट वॉज परमानेंटली मूव टू मुंबई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पहले एक प्राइवेटली ओन्ड बैंक था, लेकिन आज़ादी के बाद इट वॉज नेशनलाइज्ड ऑन 1 जनवरी। इट वॉज नेशनलाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1949। इट वॉज नेशनलाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1949 एंड तब से इट इज फुल्ली ओन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑल राइट, यानी कि आरबीआई बना कब? 1 अप्रैल 1935 अंडर आरबीआई एक्ट 1934। पहले सेंट्रल ऑफिस था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का, कहां पे? कोलकाता में, बट इट वॉज परमानेंटली मूव टू मुंबई इन 1937। पहले ये प्राइवेट बैंक था, बट इट वॉज नेशनलाइज्ड ऑन 1 जनवरी 1949। ऑल राइट, इनिशियल पेड अप कैपिटल ऑफ आरबीआई was rupees 5 crores. All right, and first governor of RBI was Osborne Smith. He was the first governor of RBI. First Indian governor of RBI was CD Deshmukh. और बाद में he served as the finance minister of India also from 1950 to 1956. First governor of RBI who signed on बैंक नोट्स, उनका नाम था जेम्स टेलर। उनका क्या नाम था? जेम्स टेलर। ऑल राइट, और जो पहला नोट इश्यू किया आरबीआई ने वो था ₹5 नोट। फर्स्ट नोट इशूड बाय आरबीआई वाज ₹5 नोट एंड इस पे किसका पोर्ट्रेट था? इस पे पोर्ट्रेट था किंग जॉर्ज 6 का। ऑल राइट, लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर ऑफ आरबीआई B. Rama Rao. And governor who has served RBI for the shortest time, Amitav Ghosh. Governor of RBI who later became the Prime Minister of India, Dr. मनमोहन सिंह। ये प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं एंड गवर्नर ऑफ आरबीआई भी रह चुके हैं मनमोहन सिंह। ऑल राइट, अकाउंटिंग ईयर ऑफ आरबीआई पहले हुआ करता था जुलाई टू जून, लेकिन आई थिंक 2 साल पहले आरबीआई ने अपना अकाउंटिंग ईयर चेंज किया और अभी के टाइम पे अकाउंटिंग ईयर ऑफ आरबीआई क्या है? अप्रैल टू मार्च, यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर होता है ना 1 अप्रैल टू 31 मार्च, उसके साथ ही अब आरबीआई का अकाउंटिंग ईयर भी कोइंसाइड करता है। ऑल राइट, आरबीआई हैज एक्टेड as the central bank of Burma. Burma was also part of India and it was separated from India in 1937, but Reserve Bank of India acted as the central bank of Burma up to April 1947. All right, Reserve Bank of India has also served as the central bank of Pakistan up to June 1948.
1948 तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने काम किया है एज सेंट्रल बैंक ऑफ पाकिस्तान भी। ऑलराइट, अभी के टाइम पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास। उनका क्या नाम है? शक्तिकांत दास। एंड ही इज द 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई में अभी के टाइम पे 4 डेप्यूटी गवर्नर हैं। उनका क्या नाम है? महेश कुमार जैन, एम राजेश्वर राव, माइकल डी पात्रा एंड टी रविशंकर। महेश कुमार जैन, एम राजेश्वर राव, माइकल डी पात्रा एंड टी रविशंकर, ये नाम है 4 डेप्यूटी गवर्नर्स ऑफ आरबीआई। जो गवर्नर होता है आरबीआई का, उसका टेन्योर नॉर्मली होता है फॉर 3 years, बट इन सम केसेस इट कैन बी एक्सटेंडेड बाय अनदर 2 years। यानी कि मैक्सिमम टेन्योर ऑफ गवर्नर ऑफ आरबीआई कितना होता है? 5 years। ऑलराइट, आरबीआई में 21 सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी होता है। आरबीआई में होता है 21 मेंबर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। एक होता है इसमें गवर्नर, 4 होते हैं डेप्यूटी गवर्नर, 4 होते हैं डायरेक्टर्स फ्रॉम लोकल बोर्ड्स, 2 होते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड 10 होते हैं नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स जिनको अपॉइंट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ए पीरियड ऑफ 4 years। यानी कि 21 सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक गवर्नर, 4 डेप्यूटी गवर्नर, 4 डायरेक्टर्स फ्रॉम लोकल बोर्ड्स। लोकल बोर्ड कहां पे? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड न्यू दिल्ली। ऑलराइट, 2 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड 10 नॉमिनेटेड डायरेक्टर्स जिनको अपॉइंट करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर ए 4 year टर्म। ऑलराइट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके 5 होली ओन्ड सब्सिडरीज भी हैं। एक है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, एक है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, एक है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, एक है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, एक है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। ये सबसे रीसेंट बना है। यानी कि 5 होली ओन्ड सब्सिडरीज ऑफ आरबीआई कौन कौन सी है? एक है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन, एक है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, एक है रिजर्व बैंक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, एक है इंडियन फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी एंड अलाइड सर्विसेज, एक है रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। ऑलराइट, इंडिया में 5 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। वो कौन कौन से हैं? एक है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं एग्जिम बैंक। ये बना था 1982 में। इसके हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र एंड मैनेजिंग डायरेक्टर का नाम है हर्षा बंगारी। दूसरा है जिसको हम बोलते हैं नाबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये बना था 12 जुलाई 1982। इसके हेडक्वार्टर भी कहां पे है? मुंबई, महाराष्ट्र एंड हाल ही में इसके चेयरमैन बनाए गए एंड उनका नाम है केवी शाहजी। एंड नाबार्ड किस कमेटी के रिकमेंडेशंस पे बना था? शिवरमन कमेटी। किस कमेटी के रिकमेंडेशंस पे? शिवरमन कमेटी। उसके बाद सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये बना था 1990 में। इसके हेडक्वार्टर है लखनऊ, उत्तर प्रदेश एंड चेयरमैन का नाम है एस रमन। चेयरमैन का नाम क्या है? एस रमन। 4th ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वो है नेशनल हाउसिंग बैंक। ये बना था 1988 में। इसके हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में एंड जो मैनेजिंग डायरेक्टर है उसका नाम है शरद कुमार होटा। एंड जो रीसेंट ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बना है उसका नाम है नैबफिड, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ये बना इन द ईयर 2021।
हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र, एंड हाल ही में इसके मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए गए, उनका नाम है राजकिरण राय जी। ऑलराइट, ये आपको याद रखना है। यानी कि 5 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। एक है एग्जिम बैंक, एक है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, एक है नाबार्ड, एक है नेशनल हाउसिंग बैंक एंड एक है नैबफिड। और इन 5 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को एक ही बॉडी रेगुलेट करती है एंड वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के 2 पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम है, एक है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट और एक है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। फर्क क्या है वो भी अभी हम देखेंगे। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट एज द नेम इंडिकेट्स ट्रांजैक्शन रियल टाइम में सेटल होती है, लेकिन जो मिनिमम वैल्यू होगा ट्रांजैक्शन का वो होगा 2 लाख रुपीज। यानी कि आप तभी इस पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का यूज कर सकते हो जब आपको मिनिमम 2 लाख रुपए ट्रांसफर करने होंगे। मैक्सिमम क्या इसकी मैक्सिमम कोई लिमिट है? कोई भी लिमिट नहीं है। यानी कि मैक्सिमम जितना पैसा आपको ट्रांसफर करना होगा आप उतना आरटीजीएस के थ्रू कर सकते हो और पेमेंट रियल टाइम में सेटल होगी। ऑलराइट, ये अवेलेबल होता है 24/7 365 डेज रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर है, इसमें फिर क्या होता है? इसमें मिनिमम ट्रांजैक्शन की वैल्यू है 1 रुपीज, मैक्सिमम इसकी भी नो लिमिट, लेकिन कुछ बैंक्स ने अलग अलग कस्टमर सेगमेंट्स बना के रखे हैं और उन कस्टमर सेगमेंट्स के हिसाब से उन्होंने अलग अलग कस्टमर को अलग अलग लिमिट दे के रखी है फॉर नेफ्ट, यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर वो कितना मैक्सिमम कर सकता है। अदरवाइज वैसे इसकी कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम मिनिमम ₹1। लेकिन इसमें रियल टाइम में ट्रांजैक्शन सेटल नहीं होती है, हाफ आवर में एक बैच जाता है। नेफ्ट में हाफ आवर में एक बैच जाता है। दैट मीन्स ये एक बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है एंड इसमें 24 आवर्स में 48 बैचेस सेटल होते हैं। ऑलराइट, ये आपको याद रखना है। नेफ्ट भी अवेलेबल होता है 24/7 365 डेज। ऑलराइट, एंड ये दोनों पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम किसके हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। ऑलराइट, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ आ गई होंगी, बिकॉज अभी मैंने कुछ भी टेक्निकल इसमें नहीं बताया, ये बस इंफॉर्मेशन है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ आरबीआई भी आपको पता होनी चाहिए। एक फंक्शन है इशूअर ऑफ करेंसी, यानी कि आरबीआई करेंसी इशू करता है। दूसरी फंक्शन आरबीआई इज बैंकर टू गवर्नमेंट। तीसरी फंक्शन इट रिप्रेजेंट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कहां पे? एज अ मेंबर ऑफ द IMF एंड वर्ल्ड बैंक। चौथी फंक्शन आरबीआई कस्टोडियन होता है किसका? कैश रिजर्व रेशो का, जो कमर्शियल बैंक्स का होता है किसके पास? आरबीआई के पास। ऑलराइट, आरबीआई कस्टोडियन होता है किसका? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का, जिसको हम बोलते हैं फॉरेक्स। आरबीआई को बोलते हैं लेंडर ऑफ लास्ट रेजॉर्ट, मतलब अगर किसी बैंक को किसी भी जगह से पैसा नहीं मिलेगा तो लास्ट में वो कहां जाएगा? आरबीआई के पास, एंड आरबीआई उसको पैसा दे देगी। ऑलराइट, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ आरबीआई को बोलते हैं कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, या दूसरे वर्ड्स में मैनेजर ऑफ मनी सप्लाई, यानी कि मनी सप्लाई को मैनेज करना, यह भी फंक्शन है किसका? आरबीआई का। या लिक्विडिटी को कंट्रोल करना, यह भी फंक्शन है आरबीआई की। ऑलराइट, अभी हमने बात की किसकी? हमने बोला कि आरबीआई इज इशूअर ऑफ करेंसी। यहां पे देखिए, इंडिया में 4 प्रिंटिंग प्रेस है जहां पे बैंक नोट्स प्रिंट होते हैं। मैसूरू यानी कि कर्नाटका, सालबोनी यानी कि वेस्ट बंगाल, देवास मध्य प्रदेश एंड नासिक यानी कि महाराष्ट्र। ये 4 प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में लोकेटेड हैं जो बैंक नोट्स प्रिंट करती है। मैसूरू एंड सालबोनी किसके अंडर आती है?
ये आती है अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड देवास और नासिक ये किसके अंडर आती है? ये आती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। ऑलराइट, यानी कि इंडिया में 4 प्रिंटिंग प्रेस हैं, मैसूरू, साल्बोनी, देवास और नासिक में। मैसूरू और साल्बोनी वाली 2 प्रिंटिंग प्रेस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर आती हैं, एंड देवास और नासिक वाली जो प्रिंटिंग प्रेसेस हैं ये आती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। लेकिन आरबीआई डायरेक्टली इनको ऑपरेशन मतलब इनका डायरेक्टली आरबीआई नहीं देखती है। आरबीआई की एक सब्सिडरी है, उसका नाम है भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, अभी जिसका मैंने आपको नाम बताया था, भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। यही इन दोनों प्रिंटिंग प्रेसेस को देखता है। किसको? मैसूरू इन कर्नाटका एंड साल्बोनी इन वेस्ट बंगाल। ऑलराइट, और जो देवास यानी कि मध्य प्रदेश एंड नासिक, ये जो 2 प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, इनको ये किसके अंडर आती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डायरेक्टली इनको नहीं देखता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कंपनी है जिसका नाम है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये ऑर्गेनाइजेशन इन 2 प्रिंटिंग प्रेसेस का काम देखती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ऑलराइट, इंडिया में 4 मिंट्स हैं। मिंट्स मतलब जहां पे कॉइन्स बनते हैं। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड नोएडा। मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड नोएडा, यहां पे 4 मिंट्स हैं, यहां पे कॉइन्स मिंट होती है। और ये चारों मिंट्स किसके अंडर आती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, यानी कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंडर। ऑलराइट, 2 प्रिंटिंग प्रेसेस आरबीआई के अंडर, 2 प्रिंटिंग प्रेसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर। लेकिन चारों जो मिंट्स हैं ये आती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर, यानी कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ऑलराइट, इसके अंडर ये चारों मिंट्स आती है, यहां पे कॉइन्स बनते हैं। ऑलराइट, यानी कि अब जो 2 फैक्ट्रीज है ना, देवास और नासिक, यानी कि जो प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, यहां पे नोट्स बनते हैं, लेकिन सिर्फ 1 रुपी नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करता है। 1 रुपी नोट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करता है। बाकी सारे नोट्स आरबीआई की जो प्रिंटिंग प्रेसेस है ना, मैसूरू और साल्बोनी, ये वाली बाकी सारी नोट्स की प्रिंटिंग कैरी आउट करती है। ऑलराइट, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिर्फ एक नोट की प्रिंटिंग करता है, 1 रुपी नोट। बाकी सारे नोट्स की प्रिंटिंग कौन कैरी आउट करता है? आरबीआई। ऑलराइट, लेकिन जो कॉइन्स है ना, कॉइन्स सारी मिंट कौन करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अभी मैंने बोला ना, महाराष्ट्र, कोलकाता, यानी कि मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद एंड नोएडा, यहां पे 4 मिंट्स हैं, एंड चारों किसके अंडर आती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, SPMCIL। लेकिन अगर ये मिंट करता है कॉइन्स और 1 रुपी नोट को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिंट करता है, लेकिन इन करेंसीज और नोट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑलराइट, ये किसमें लिखा है? ये लिखा है सेक्शन 22 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। ऑलराइट, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे याद आ गया, वो क्या है? मैंने आपको बोला था कि आरबीआई की 5 सब्सिडरीज हैं। जो पहली सब्सिडरी कंपनी है उसका नाम क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। इसका काम होता है हर किसी डिपॉजिटर को इंश्योरेंस प्रोवाइड करना। मतलब अगर किसी इंसान ने किसी बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रखा है और वो बैंक बैंकरप्ट हो गया, वो कंगाल हो गया, यानी कि वो बैंक डूब गया, तो जो भी डिपॉजिटर होंगे वहां पे, उनको ये डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन अप टू 5 लाख रुपीज इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। मतलब हो सकता है आपके अकाउंट में 10 लाख या 20 लाख या 30 लाख रुपीज होंगे। अगर वो बैंक बैंकरप्ट हो गया तो DICGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपीज का इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगा, यानी कि इतना पैसा आपको मिलेगा। ऑलराइट, ये आपको याद रखना है। हमने ये भी बोला कि जो आरबीआई है, इट इज द कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, यानी कि कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या आता है? इसमें आता है, लिखिए,
इसमें आता है फॉरेन करेंसी असेट्स, गोल्ड, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स ऑफ आईएमएफ एंड रिजर्व ट्रेंच पोजीशन। फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या आता है? फॉरेन करेंसी असेट्स, गोल्ड, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एंड रिजर्व ट्रेंच पोजीशन। ये एसडीआर क्या होता है? एसडीआर दरअसल इट इज नॉट अ करेंसी, इट इज एन अकाउंटिंग एंट्री। आप उसमें भी मत जाइए, अब बस इतना याद रखिए कि जो ये एसडीआर होता है इट इज अ वेटेड एवरेज ऑफ ए बास्केट ऑफ करेंसीज। एक बास्केट है करेंसीज का, उसका ये वेटेड एवरेज है। उस बास्केट में क्या क्या है? उसमें है यूएस डॉलर, उसमें है यूरो, उसमें है पाउंड स्टर्लिंग, उसमें है जापानीज येन एंड उसमें है चाइनीज रेनमिनबी, यानी कि 2016 से इसको भी इसमें बास्केट में रखा गया। इनका वेटेड एवरेज है एसडीआर, इनका वेटेड एवरेज है एसडीआर। इसको इंट्रोड्यूस किया था आईएमएफ ने इन द ईयर 1969। ऑलराइट, एसडीआर का दूसरा नाम होता है पेपर गोल्ड। इसको क्या बोलते हैं? पेपर गोल्ड। इंडिया के पास 13.66 बिलियन एसडीआर है। जिस कंट्री का जितना ज्यादा जीडीपी होगा उतना ज्यादा उसको एसडीआर एलोकेट किया जाता है बाय आईएमएफ। ऑलराइट, एंड सबसे ज्यादा एसडीआर किसके पास है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऑलराइट, अभी के टाइम पे इंडिया के पास 566.94 बिलियन यूएस डॉलर्स का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। ये कम और ज़्यादा होता रहता है, लेकिन अभी के टाइम पे जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं इंडिया के पास 566.94 बिलियन यूएस डॉलर्स का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। ऑलराइट, मैंने आपको यह भी बोला कि आरबीआई की एक फंक्शन होती है क्रेडिट को कंट्रोल करना। आरबीआई की एक फंक्शन होती है लिक्विडिटी या क्रेडिट को कंट्रोल करना। उसको आरबीआई कैसे कंट्रोल करता है? यहां पे कॉन्सेप्ट आता है किसका? मॉनेटरी पॉलिसी का। ये मॉनेटरी पॉलिसी कोई किसी कंट्री का सेंट्रल बैंक अडॉप्ट करता है ताकि जो मनी सप्लाई है या क्रेडिट है उसको कंट्रोल किया जाए, या जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है उस पे जो इंटरेस्ट रेट है उसको कंट्रोल किया जाए। ऑलराइट, अब ये जो मॉनेटरी पॉलिसी है ना, इसका सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, लेकिन ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ को दिमाग में रखना। यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी व्हाइल कीपिंग इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रोथ। प्राइस स्टेबिलिटी जरूरी क्यों है? प्राइस स्टेबिलिटी जरूरी है, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करना है तो प्राइसेस को स्टेबल रखना जरूरी है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करना है ज्यादा टाइम के लिए तो प्राइसेस का स्टेबल रहना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, ये आपको याद रखना है। 2016 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 को अमेंड किया गया और एक फ्रेमवर्क यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी फ्रेमवर्क इसको इंट्रोड्यूस किया गया। किसको? मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी को। एंड इस मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी को यह काम दिया गया कि आप फिक्स करो। क्या फिक्स करो? बेंचमार्क पॉलिसी रेट। बेंचमार्क पॉलिसी रेट, ताकि जो इन्फ्लेशन है इसको कंटेन किया जाए विद इन द स्पेसिफाइड टारगेट लेवल। मतलब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन कंसल्टेशन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्फ्लेशन टारगेट नोटिफाई किया 2016 में। कब तक? 31 मार्च 2021, जिसको अब एक्सटेंड किया गया है अप टू 2025-26, यानी कि और 5 साल के लिए भी यही टारगेट रहेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया टारगेट, बट इन कंसल्टेशन विद आरबीआई। और वो टारगेट कब तक वैलिड है? 2025-2026। टारगेट क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आरबीआई को बोला कि आपको काम करना है, आपको इन्फ्लेशन को किस बैंड में रखना है? 4% ±2%। यानी कि एवरेज 4% इन्फ्लेशन होनी चाहिए। अगर ज्यादा से ज्यादा इन्फ्लेशन होगी तो कितनी होनी चाहिए? 6%। अगर कम से कम इन्फ्लेशन होनी चाहिए तो कितनी होनी चाहिए? 2%। यानी कि 2% इज लोअर टॉलरेंस लेवल, 6% इज अपर टॉलरेंस लेवल। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी, अभी मैंने बोला कि उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है फिक्स करना बेंचमार्क पॉलिसी रेट।
जिससे इन्फ्लेशन को कंटेन किया जाए और उसको इस बैंड में रखा जाए। आई होप अब आपको यह समझ आ गया होगा। ऑलराइट, ये भी आपको याद रखना है कि इन्फ्लेशन का टारगेट क्या है। टारगेट कौन सेट करता है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट इन कंसल्टेशन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये टारगेट वैलिड कब तक है? 2025 2026। इसके बाद 2014 से पहले पहले आरबीआई डब्ल्यूपीआई को यूज करता था इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए, लेकिन डब्ल्यूपीआई में सिर्फ गुड्स मेजर होते हैं, इसलिए इट इज नॉट ए बेटर मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। इससे बेटर क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्यों? क्योंकि इसमें गुड्स भी हैं एंड सर्विसेज को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। इसीलिए 2014 से आरबीआई इट adopted CPI as it is key measure of inflation। इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए आरबीआई किसका यूज करता है? सीपीआई का। ऑलराइट, ये भी आपको याद रखना है। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आरबीआई के पास होते हैं, उनको हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। क्या बोलते हैं उनको? मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें कुछ क्वालिटेटिव मेजर्स भी होते हैं एंड कुछ क्वांटिटेटिव मेजर्स भी होते हैं। इनको हम आज डिस्कस नहीं करेंगे, वी विल लीव इट फॉर सम अदर डे। आज हम बस जो न्यूज़ है और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आज डिस्कस करेंगे। ये मेरा आपसे वादा है, कभी अगर मुझे टाइम मिला तो जिसको इकोनॉमिक्स या इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है, हम ये डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे और वो भी लेमैन लैंग्वेज में, ताकि आपको समझ आए और एग्जाम में आप क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओ। आज आप बस थोड़ा सा बर्दाश्त कर लो। क्वालिटेटिव मेजर्स एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स, मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स में ये दो चीज़ें होती हैं। क्वालिटेटिव मेजर्स में क्या क्या आता है? मॉरल सुएजन, डायरेक्ट एक्शन, क्रेडिट रैशनिंग, मार्जिन रिक्वायरमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्वांटिटेटिव मेजर्स में क्या क्या आता है वो भी हम थोड़ा सा देखेंगे। इसमें आता है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, यानी कि रेपो एंड रिवर्स रेपो। और क्या आता है इसमें? कैश रिजर्व रेशो। और क्या आता है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक रेट यानी कि एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये सारे क्वांटिटेटिव मेजर्स हैं जिससे आरबीआई क्रेडिट को कंट्रोल करता है या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है या लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है। ऑलराइट, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सॉरी। जो ये एसएलआर होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हर कोई कमर्शियल बैंक एक सर्टन परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज किसके पास रखेगा? अपने पास रखेगा इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, एंड ये किस में लिखा हुआ है? ये लिखा है सेक्शन 24 ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, उसमें ये मेंशन्ड है। ऑलराइट, कैश रिजर्व रेशो, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि हर किसी कमर्शियल बैंक को एक सर्टन परसेंटेज ऑफ नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज किसके पास रखना होता है? आरबीआई के पास, बट इन द फॉर्म ऑफ कैश ओनली। ये किसमें लिखा है? ये लिखा है सेक्शन 42 ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। ठीक है, ये बहुत मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम जाएगा, आज हम इसमें डिस्कशन नहीं करेंगे। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बाइंग से क्या होगा? सेलिंग से क्या होगा? बैंक रेट क्या होता है? ठीक है, रेपो क्या होता है? रिवर्स रेपो क्या होता है? आज हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। आप बस इतना याद रखो कि मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स में क्वांटिटेटिव मेजर्स भी होते हैं एंड क्वालिटेटिव मेजर्स भी होते हैं। ऑलराइट, एक और इंपॉर्टेंट चीज, सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट, सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 empowers the government of India to supersede the RBI board। यानी कि जो आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको सेक्शन 7 ऑफ आरबीआई एक्ट 1934 यूज करके सुपरसीड कर सकता है, यानी कि इसको डिसीजन को मतलब सुपरसीड कर सकता है। ऑलराइट, ओवरटर्न कर सकता है इसके डिसीजन को। इसके बाद अभी हमने बात की अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया कब? 2016 में। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर सेक्शन 45ZB ऑफ आरबीआई एक्ट 1934। ऑलराइट, इस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में 6 मेंबर्स होते हैं। 3 होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एंड 3 होते हैं
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मेंबर्स हैं, एक है आशिमा गोयल, जयंत वर्मा एंड शशांक भिड़े। आशिमा गोयल, जयंत वर्मा एंड शशांक भिड़े, ये अपॉइंट होते हैं फॉर ए पीरियड ऑफ 4 years एंड दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में जो 3 मेंबर्स होते हैं फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करता है फॉर 4 years, दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। एंड जो आरबीआई की तरफ से 3 मेंबर्स हैं, एक है गवर्नर शक्तिकांत दास, एक है माइकल डी पात्रा, एक है राजीव रंजन। ठीक है, इसको अपॉइंट किया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने। एंड माइकल डी पात्रा, ही इज द इंचार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। यानी कि 3 मेंबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कौन कौन है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में? शक्तिकांत दास, माइकल डी पात्रा, राजीव रंजन। एंड 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कौन कौन से मेंबर हैं मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में? आशिमा गोयल, शशांक भिड़े एंड जयंत वर्मा। ऑल राइट। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कोरम होता है 4 मेंबर्स, यानी कि मिनिमम 4 मेंबर्स होनी चाहिए तभी कोई मीटिंग होगी। हर किसी मेंबर का 1 वोट होता है, यानी कि 6 मेंबर्स 6 वोट। एंड इन केस ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स, जो गवर्नर होता है उसके पास होता है कास्टिंग वोट, यानी कि डिसाइडिंग वोट फिर गवर्नर के पास होता है अगर वोट्स इक्वल हो जाए। एंड ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ना, इट इज रिक्वायर्ड टू मीट एट लीस्ट 4 times in a year. Monetary Policy Committee is required to meet at least 4 times in a year. लेकिन इंडिया में बाई मंथली मॉनेटरी पॉलिसी रिलीज होती है, यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हर 2 महीने बाद मिलती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हर 2 महीने बाद मिलती है। ऑल राइट। और जो मोस्ट रीसेंट रेट्स हैं अभी हम यहां पे वो डिस्कस करेंगे। कैसे? आप जैसे मैं इसको बनाऊंगा वैसे ही आपको बनाना है। पहले आप ये याद रखो कि 1% इज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट्स। 1% इज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट्स, यानी कि अगर मैं यहां पे डिवाइड करूंगा 4, इस साइड भी 4, यहां पे आएगा 25 बेसिस पॉइंट्स, यहां पे भी आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.25%, यानी कि 25 बेसिस पॉइंट्स इज इक्वल टू 0.25%। 50 बेसिस पॉइंट्स इज इक्वल टू 0.5%। आप बस ये याद रखो कि 1% इज इक्वल टू 100 बेसिस पॉइंट्स। अब मोस्ट रीसेंट रेपो रेट क्या चल रही है अभी के टाइम पे? 6.5%। क्या चल रही है? 6.5%। यहां पे एरो, इस पे लिखिए 25 प्लस बेसिस पॉइंट्स, यानी कि प्लस 0.25%। 2 रेट्स होती हैं प्लस 0.2%। एक होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एक होता है बैंक रेट। बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बराबर होती हैं। और रेपो रेट 6.5% है, इस पे ऐड कीजिए 25 बेसिस पॉइंट्स, दैट मीन्स मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और बैंक रेट कितनी है? 6.75%। कितनी है? 6.75%। इस तरफ माइनस 25 बेसिस पॉइंट्स, 25 बेसिस यानी कि 0.25 रेपो रेट से माइनस करना है, तो हमारे पास किसकी वैल्यू आएगी? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी की। और अभी वैल्यू कितनी है इसकी? 6.25%। यानी कि अगर आपको रेपो रेट की वैल्यू याद है, आप मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बैंक रेट एंड स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, इट इज ए न्यू इंस्ट्रूमेंट एडेड बाय आरबीआई, इसको हम अभी थोड़ा सा देख लेंगे। पहले आप ये याद रखो, रेपो रेट अभी के टाइम पे कितनी है? 6.5%। इस पे अगर मैं 25 बेसिस पॉइंट्स ऐड करूंगा, यानी कि 0.25% ऐड करूंगा, तो मेरे पास रेट किसकी निकल के आएगी? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी की एंड बैंक रेट, जो अभी के टाइम पे दोनों है कितनी? 6.75%, सॉरी 6.75%। और अगर मैं 25 बेसिस पॉइंट सब्ट्रैक्ट करूं किससे? रेपो रेट से, यानी कि 0.25% सब्ट्रैक्ट करूं, तो मेरे पास जो रेट आएगी वो किसकी रेट है? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। इट इज ए न्यू इंस्ट्रूमेंट एडेड बाय आरबीआई। ऑल राइट, ये तो हो गई ये 4। उसके बाद बचता है कैश रिजर्व रेशियो, ये आपको याद रखना है 4.5% अभी है। उसके बाद रिवर्स रेपो रेट, ये चल रहा है 3.35%। एंड एसएलआर यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये कितना चल रहा है? 18%। राइट, आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। एक बार फिर से, रेपो रेट कितनी चल रही है अभी के टाइम पे? 6.5%। इस पे आप 25 बेसिस पॉइंट्स ऐड करोगे, आपको मिलेगा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एंड बैंक रेट।
दोनों अभी के टाइम पे कितनी है? 6.75%। अगर आप इस पे सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ पे 25 बेसिस पॉइंट्स, तो आपको किसकी वैल्यू मिलेगी? स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, जो कि है 6.25%। उसके बाद कैश रिजर्व रेशो 4.5%, रिवर्स रेपो रेट 3.35% एंड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो 18%। ये है मोस्ट रिसेंट रेट्स। ऑलराइट, अब ये जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है ना, ये क्या है? जैसा कि आपको पता है, ये जो रिवर्स रेपो रेट है ना, जब इस टूल के अंडर आरबीआई किसी कमर्शियल बैंक से पैसा लेती है, आरबीआई अगर किसी कमर्शियल बैंक से पैसा लेती है अंडर रिवर्स रेपो, इस विंडो के या इस टूल के अंडर, तो आरबीआई को एज कोलेट्रल क्या रखना पड़ता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ऑलराइट, ये आपको पता होगा। लेकिन डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे हुआ क्या? आरबीआई को ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ मनी उसको एब्जॉर्ब करना था फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम थ्रू द रिवर्स रेपो विंडो। उसको उस टाइम पे काफी ज्यादा सिक्योरिटीज एज कोलेट्रल देनी पड़ी थी। किसको? बैंक को। और उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए आरबीआई ने एक कमेटी बनाई थी 2014 में। वो थी उर्जित पटेल कमेटी। वो थी उर्जित पटेल कमेटी। एंड उर्जित पटेल कमेटी ने, मतलब इससे पहले भी हुआ होगा, इनको ये प्रॉब्लम हुई होगी जब इनको ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ मनी बैंकिंग सिस्टम से एब्जॉर्ब करना होता था। इनको बहुत सारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज कोलेट्रल प्रोवाइड करनी होती थी, तो इनको प्रॉब्लम होती थी। इसीलिए 2014 में एक कमेटी बनाई गई थी, उर्जित पटेल कमेटी। उसने रेकमेंड किया था, क्या किया था? उसने रेकमेंड किया था स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, इस टूल को इंट्रोड्यूस किया जाए। अब फाइनली इसको 2022 में मतलब इंट्रोड्यूस किया गया। और स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ये मतलब कब इफेक्टिव हुआ? 8 अप्रैल 2022। 8 अप्रैल 2022 से स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी इफेक्टिव ये टूल हुआ। ऑलराइट, इसमें क्या है? अब ये डिफरेंट कैसे है रिवर्स रेपो से? रिवर्स रेपो में जैसा अभी मैंने बताया, अगर आरबीआई, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसी कमर्शियल बैंक से पैसा लेगी तो इसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज कोलेट्रल रखना पड़ता था। लेकिन अंडर स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, अगर आरबीआई लिक्विडिटी एब्जॉर्ब करेगा, यानी कि किसी बैंक से पैसा लेगा, तो आरबीआई को कोई भी कोलेट्रल नहीं रखना पड़ेगा। कोई भी कोलेट्रल नहीं रखना पड़ेगा। ऑलराइट, यानी कि जो प्रॉब्लम होती थी गवर्नमेंट सिक्योरिटी ज्यादा प्रोवाइड करना एट द टाइम ऑफ एब्जॉर्बिंग ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ मनी, वो प्रॉब्लम खत्म। और ये जो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी है ना, इस फैसिलिटी के अंडर, इस टूल के अंडर जो आरबीआई है वो किसी बैंक से ओवरनाइट के लिए पैसा या बोरो कर सकती है, ओवरनाइट के लिए। लेकिन आरबीआई ने यह भी बोला है कि अगर फ्यूचर में हमें लगे तो हम इस टाइम को बढ़ाएंगे। लेकिन फिलहाल आप ये याद रखो कि एसडीएफ में पैसा कितने टाइम तक आरबीआई के पास रहता है? ओवरनाइट के लिए। ऑलराइट, ये आपको याद रखना है। इसके बाद एक न्यूज में एक चीज थी जिसका नाम है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, इसको आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था इन द ईयर 2002। ठीक है, इसमें 3 ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। इसमें 3 ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं। एक है कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट्स रेशो। कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट्स रेशो। एक होता है नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट्स। एक होता है रिटर्न ऑन असेट्स। मैंने बोला प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, इसको इंट्रोड्यूस किया आरबीआई ने इन द ईयर 2002। इसके 3 ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं, कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट्स रेशो, नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट्स एंड रिटर्न ऑन असेट्स। आपको बस इनके नाम याद रखने हैं। और आपको यह याद रखना है कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, इसको इंट्रोड्यूस किया था आरबीआई ने इन द ईयर 2002। अब इससे होता क्या है? मान लो किसी बैंक का एनपीए जो है, जो इसकी लिमिट है 10% से ज्यादा हो गया, लेकिन 15% से कम है।
आरबीआई अंडर प्रॉम्प्ट, अगर आरबीआई फिर उस बैंक को प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क के अंडर लाएगा और उस पर अलग अलग तरीके की रेस्ट्रिक्शंस लगती हैं, यानी कि वो न्यू लाइन ऑफ बिजनेस ज्वाइन नहीं कर सकता, ब्रांच एक्सपेंशन नहीं कर सकता, अलग अलग तरीके की रेस्ट्रिक्शंस लगती हैं। जितना ज़्यादा खतरा उतनी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस। रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगती हैं? क्योंकि मतलब आरबीआई को लगता है कि ये बैंक ठीक से काम नहीं कर रहा है, अगर मैंने अभी इसको ठीक नहीं किया, इसकी प्रॉब्लम को ठीक नहीं किया, तो बाद में हो सकता है कि डिपॉजिटर का पैसा डूब सकता है और क्राइसिस इस मतलब ये बैंक क्राइसिस का शिकार हो सकता है। इसीलिए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन मतलब अगर कोई खराब काम कर रहा है उसको पहले ही सुधारा जाए ताकि वो प्रॉब्लम आगे जाके बढ़ ना जाए। आप बस इतना याद रखिए, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क, इसके 3 ट्रिगर पॉइंट्स होते हैं: कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट्स रेशो, नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट्स एंड रिटर्न ऑन असेट्स। कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट्स रेशो, ये आपको वैसे पढ़ना नहीं है बट मैं ऐसे ही बता देता हूं। कैपिटल टू रिस्क वेटेड असेट्स रेशो अगर लेस देन 9% होता है तो खतरे की घंटी होती है किसी बैंक के लिए। नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट्स, नेट नॉन परफॉर्मिंग असेट्स अगर 10% से ज्यादा हो और 15% से कम हो तो एक तरीके की रेस्ट्रिक्शन, अगर फिर 15% से ज्यादा हो जाए तो अलग तरीके की रेस्ट्रिक्शंस। और जो ये रिटर्न ऑन असेट है ना, अगर ये लेस देन हो जाए 0.25% तो प्रॉम्प्ट टू करेक्ट एक्शन फ्रेमवर्क में आने के चांसेस होते हैं बैंक को। ऑलराइट, अब ये न्यूज में क्यों था? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क में 3 बैंक थे: इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडियन ओवरसीज बैंक एंड यूको बैंक, इनको आरबीआई ने हटाया प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क से 2021 में, लेकिन ये जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है ना, हाल ही में इसको एग्जिट मतलब इसको बाहर निकाला गया, किससे? प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क से। यानी कि अभी के टाइम पे जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क है ना, यानी पीसीए प्रॉम्प्ट टू करेक्ट एक्शन, इसमें अभी इंडिया के मतलब अभी के टाइम पे इंडिया में इसमें 0 बैंक्स हैं। ये न्यूज है। न्यूज ये है कि 3 बैंक्स प्रॉम्प्ट करेक्ट एक्शन फ्रेमवर्क में थे: इंडियन ओवरसीज बैंक, यूको बैंक एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। इंडियन ओवरसीज बैंक एंड यूको बैंक उसको उनको हटाया गया था प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से 2021 में। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हाल ही में प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से बाहर हुआ। अभी के टाइम पे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क में 0 बैंक्स हैं। ऑलराइट, आई होप ये न्यूज आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद इंडिया ने पहली बार इशू किए सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका टारगेट है 16,000 करोड़ रुपीस को रेज करना वाया दीज सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड का मतलब होता है, या ग्रीन बॉन्ड का मतलब होता है कि ऐसा डेट इंस्ट्रूमेंट जिससे मार्केट से पैसा उठाया जाए और वो पैसा बाद में जाके एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स में यूज किया जाए, यानी कि एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स एंड क्लीन प्रोजेक्ट्स को फंड करने में वो पैसा यूटिलाइज हो। यानी कि जो भी पैसा इस सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड से रेज किया जाएगा उससे क्लीन प्रोजेक्ट्स एंड या एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स को फंड किया जाएगा। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है 16,000 करोड़ रुपीस का, 16,000 करोड़ रुपीस रेज करना वाया सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स। अब यहां पे आरबीआई क्या कर रहा है? आरबीआई यहां पे कर रहा है, ये जो सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स है ना, इनको इशू करेगा कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इनको कौन इशू करेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये न्यूज है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने एक सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया जिसका नाम है दक्ष। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया जिसका नाम है दक्ष। ये न्यूज है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक रिपोर्ट जारी करता है जिसका नाम है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। एग्जाम में अगर आपसे पूछा जाता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन जारी करता है, तो वो जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑलराइट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक एप्लीकेशन लॉन्च की जिस एप्लीकेशन का नाम है मनी। इसकी फुल फॉर्म है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। ये विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए है। अल्लाह रहम करे, मतलब जो नाबीना है, जो देख नहीं सकते, उनके लिए एक एप्लीकेशन बनाई गई। इसका नाम है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर, यानी कि मनी ऐप। इट विल हेल्प विजुअली इंपेयर्ड पर्सन्स आइडेंटिफाई
बैंक नोट्स, यानी कि बैंक नोट्स को आइडेंटिफाई करने में ये विजुअली इंपेयर्ड पर्संस की हेल्प करेगी ये एप्लीकेशन। एंड इस एप्लीकेशन को किसने इंट्रोड्यूस किया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। राइट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दो इंडिसेस जारी करता है, एक है डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स, एक है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दो इंडिसेस भी जारी करता है, एक है फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स, एक है डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स। ऑलराइट। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स में आरबीआई ये देखता है कि कितने लोग बैंकिंग जो सेक्टर है यानी कि बैंकिंग नेट है इसमें कितने लोग आए हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग बैंकिंग का यूज करें। ऑलराइट, इसमें यही मेजर किया जाता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स के 3 पैरामीटर होते हैं, एक्सेस, यूजेज एंड क्वालिटी। एक्सेस, यूजेज एंड क्वालिटी, दीज आर the 3 parameters of financial inclusion index। and financial inclusion index का कोई भी बेस ईयर नहीं है। पहली बार इसको रिलीज किया गया जुलाई 2021 में। तब फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की वैल्यू थी 53.9 एंड जुलाई 2022 में इसको दूसरी बार रिलीज किया गया एंड इसकी वैल्यू थी तब 56.4। यानी कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स को रिलीज करता है कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके 3 पैरामीटर होते हैं, एक्सेस, यूजेज एंड क्वालिटी। इसका कोई बेस ईयर नहीं है, हर साल जुलाई में इसको रिलीज किया जाता है। 2021 में फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की वैल्यू थी 53.9 एंड 2022 में फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स की वैल्यू है 56.4। ऑलराइट। दूसरा इंडेक्स है डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स। इसमें आरबीआई ये मेजर करता है कि जो डिजिटल पेमेंट्स हैं वो बढ़ रही है, ठीक है, कितनी ट्रांजैक्शन हो रही है डिजिटली वगैरह वगैरह, वो चीजें इसमें मेजर करता है आरबीआई। इसके 5 पैरामीटर हैं। पहला है पेमेंट एनेबलर्स। पेमेंट एनेबलर्स। दूसरा है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर्स। तीसरा है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर्स। चौथा है पेमेंट परफॉर्मेंस और पांचवा है कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। 5 पैरामीटर्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स: पेमेंट एनेबलर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड साइड फैक्टर्स, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर्स, पेमेंट परफॉर्मेंस एंड कंज्यूमर सेंट्रिसिटी। दीज आर 5 पैरामीटर्स ऑफ डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स। ये जो डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स है इसका बेस पीरियड क्या है? मार्च 2018। यानी कि मार्च 2018 का बेस, मतलब ये बेस पीरियड है एंड वैल्यू है इसकी 100। वैल्यू है किसकी? मार्च 2018 की वैल्यू है 100। एंड डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स एक साल में 2 बार रिलीज होता है, एक मार्च में दूसरा सितंबर में। दूसरा सितंबर में। और जो सितंबर 2022 था उस टाइम पे डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स की वैल्यू थी 377.46। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। सॉरी। इसके बाद एक और न्यूज आई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस की सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी क्या है? ये है डिजिटल रुपी। कोई अगर आपको बोलेगा कि ये क्रिप्टो करेंसी जैसा है, वो बेवकूफ है, उसकी बात नहीं सुननी है। इट हैज नथिंग टू डू विद क्रिप्टो करेंसी। ये एक डिजिटल रुपी है, मतलब जिन डिनोमिनेशंस में बैंक नोट्स अवेलेबल हैं उन्हीं डिनोमिनेशंस में डिजिटल रुपी भी अवेलेबल होगा, बट इन डिजिटल फॉर्म। ऑलराइट। एंड इंडिया में डिजिटल रुपी एक लीगल टेंडर है, लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी है वो इंडिया में लीगल टेंडर नहीं है। यानी कि क्रिप्टो करेंसी से आप इंडिया में कुछ खरीद नहीं सकते, लेकिन जो डिजिटल रुपी है इससे आप खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो और तब आप ये एज पेमेंट ले सकते हो। इट इज अ लीगल टेंडर, ये आपको याद रखना है। अब इसको कैसे यूज किया जाएगा? जो बैंक होगा वो आपको एक वॉलेट प्रोवाइड करेगा, डिजिटल वॉलेट, उसमें ये डिजिटल रुपी स्टोर होगी और फिर आप क्यूआर कोड को स्कैन करके डिजिटल रुपी को यूज कर सकते हो। ऑलराइट, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब
न्यूज ये थी कि जो ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, इसको लॉन्च किया गया, पहले इसको लॉन्च किया गया फॉर होलसेल सेगमेंट। पहले इसको लॉन्च किया गया फॉर होलसेल सेगमेंट। कब? 1 नवंबर 2022। और पायलट प्रोजेक्ट में, यानी कि पायलट फेज में 9 बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया। मैंने बोला कि सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है, पहले इसको लॉन्च किया गया किसके लिए? होलसेल सेगमेंट के लिए। कब? 1 नवंबर 2022। और जो पायलट प्रोजेक्ट है उसमें 9 बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद इसको लॉन्च किया गया रिटेल सेगमेंट के लिए भी। कब? 1 दिसंबर 2022। और जो पायलट प्रोजेक्ट है उसमें 8 बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया। 8 बैंक्स ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, इसमें आपको बस नाम याद रखना है, ये थोड़ा सा दर्द आपको बर्दाश्त करना है। जो पहला इसका, यानी कि पायलट फेज में, पायलट प्रोजेक्ट में जो पहला फेज था उसमें 4 बैंक्स को ऑन बोर्ड लिया गया। पहला बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक, यस बैंक एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। यानी कि जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, जब इसको लॉन्च किया गया फॉर रिटेल सेगमेंट ऑन 1 दिसंबर 2022, पायलट प्रोजेक्ट में 8 बैंक्स को ऑन बोर्ड लिया गया। और पायलट प्रोजेक्ट के फर्स्ट फेज में 4 बैंक्स को लिया गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईसीआईसीआई, यस बैंक एंड आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। जो इसका दूसरा फेज होगा, ओवरऑल 8 बैंक्स पायलट प्रोजेक्ट में है, जो दूसरा फेज होगा उसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक एंड कोटक महिंद्रा बैंक, इन 4 बैंक्स को दूसरे फेज में पायलट प्रोजेक्ट में जो रिटेल सेगमेंट है, इनको भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा और टेस्टिंग की जाएगी किसकी? डिजिटल रुपी की, फॉर रिटेल सेगमेंट। आई होप ये न्यूज भी आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस दे दिए। किसको दे दिए? रेजर पे, इसको पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस मिला। एम स्वाइप, पाइन लैब्स, इनोविटी, इन्फीबीम, ओपन एंड वन पे मोबाइल वेयर। मैंने क्या बोला? मैंने बोला पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस दिया आरबीआई ने किस किस को? रेजर पे को, एम स्वाइप को, स्ट्राइप को, पाइन लैब्स को, इनोविटी को, इन्फीबीम को, ओपन को एंड वन पे मोबाइल वेयर को। ये पेमेंट एग्रीगेटर क्या होता है, पेमेंट गेटवे क्या होता है, यू डोंट हैव टू डिग इनटू द डिटेल्स। आप बस ये याद रखो कि पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस आरबीआई ने किस किस को दिया? रेजर पे, एम स्वाइप, स्ट्राइप, पाइन लैब्स, इनोविटी, इन्फीबीम, ओपन एंड वन पे मोबाइल वेयर। ये जो ओपन है ना, ये नियो बैंक है, ये एक नियो बैंक है। नियो बैंक का मतलब होता है डिजिटल बैंक, जिसकी कोई फिजिकल लोकेशन नहीं है, सारा काम आपका ऑनलाइन हो जाता है। ऑनलाइन आपका अकाउंट खुलेगा, ऑनलाइन ही आपको डेबिट कार्ड मिलेगा, हर कोई बैंकिंग सर्विस आपको ऑनलाइन मिलेगी। ये जो डिजिटल बैंक है, इसका कोई फिजिकल एड्रेस नहीं होता है, इसकी कोई फिजिकल बिल्डिंग नहीं होती है, हर कोई चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल होती है। उसको बोलते हैं नियो बैंक, यानी कि डिजिटल बैंक। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑनलाइन। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम को इंट्रोड्यूस किया। कब? 12 नवंबर 2021। इसको लॉन्च किया था किसने? पीएम मोदी ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च की इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम कब? 12 नवंबर 2021। एंड इसको लॉन्च किसने किया था? पीएम मोदी ने। ऑलराइट, अब ये इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम क्या है? ये जो ओम्बड्समैन होता है ना, ओम्बड्समैन
ओम्बड्समैन का मतलब होता है कोई ऑफिशियल जो डील करता है कंप्लेंट्स के साथ जो ऑर्डिनरी लोग करते हैं अगेंस्ट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस। इंडिया में ये जो ओम्बड्समैन है इसको अपॉइंट किया जाता है ग्रीवेंसेस को रिजॉल्व करने के लिए। किस किस सेक्टर में? इंश्योरेंस ओम्बड्समैन होता है, ठीक है, इनकम टैक्स ओम्बड्समैन होता है, एंड बैंकिंग ओम्बड्समैन भी होता है। ओम्बड्समैन एक ऐसा ऑफिशियल होता है जो हु लुक्स इनटू द कंप्लेंट्स मेड बाय ऑर्डिनरी पीपल अगेंस्ट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस। ये कॉन्सेप्ट लिया गया है ओम्बड्समैन का, कहां से? स्वीडन से। अब ये इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम क्या है? इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम, बस आपको इतना याद रखना है कि इस ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए ये जो बैंकिंग ओम्बड्समैन है और ओम्बड्समैन स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी एंड ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन, इन तीनों को मर्ज करके एक ही ओम्बड्समैन स्कीम बनाई गई। यानी कि बैंकिंग ओम्बड्समैन अलग था, ओम्बड्समैन एनबीएफसी ओम्बड्समैन अलग था, एंड ओम्बड्समैन फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन अलग था। यानी कि अगर किसी को डिजिटल ट्रांजैक्शंस के रिलेटेड इशू था उसके लिए अलग ओम्बड्समैन था, अगर किसी को नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के रिलेटेड कोई इशू था उसके लिए अलग ओम्बड्समैन था, एंड बैंकिंग ओम्बड्समैन अलग था। इस मतलब इनको इंटीग्रेट किया गया। अब एक ही ओम्बड्समैन है, एक ही जगह पे आप जाएंगे और इन तीनों इश्यूज के रिलेटेड अगर आपको कोई इशू है, ग्रीवेंस डालनी है, तो आप वहां पे डाल सकते हो। ऑलराइट, ये न्यूज है। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। आप ये भी इसमें एक्स्ट्रा याद रख सकते हो, ये जो बैंकिंग ओम्बड्समैन स्कीम है ना, ये 2006 की है। लेकिन ये किस में मेंशन्ड है बैंकिंग ओम्बड्समैन? ये मेंशन्ड है अंडर सेक्शन 35A ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। ऑलराइट, जो ओम्बड्समैन स्कीम है, ओम्बड्समैन स्कीम फॉर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी 2018, ठीक है, ये किस में मेंशन्ड है? यानी कि ओम्बड्समैन, एनबीएफसी ओम्बड्समैन किस में मेंशन्ड है? सेक्शन 45L ऑफ आरबीआई एक्ट ऑफ 1934। ऑलराइट, एंड जो ओम्बड्समैन स्कीम फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शन 2018 है, ये किस में मेंशन्ड है? डिजिटल ओम्बड्स मतलब डिजिटल ट्रांजैक्शन ओम्बड्समैन, ये मेंशन है अंडर सेक्शन 18 ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007। ऑलराइट, अगर आप ये याद नहीं रखोगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस इतना याद रखो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटीग्रेटेड ओम्बड्समैन स्कीम को 12 नवंबर 2021 को लॉन्च किया। और लॉन्च किसने किया? पीएम मोदी ने। ठीक है, इसमें क्या क्या मर्ज किया गया? बैंकिंग ओम्बड्समैन, एनबीएफसी ओम्बड्समैन एंड डिजिटल ट्रांजैक्शन ओम्बड्समैन। इतना आपके लिए काफी है। ऑलराइट, इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मॉनेटरी पेनल्टी लगाई, कितने की? 1.76 करोड़ की। किस पे? वक्रांगी लिमिटेड पे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1.76 करोड़ की पेनल्टी लगाई, किस पे? वक्रांगी लिमिटेड पे। क्यों लगाई? फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टन प्रोविजंस ऑफ द व्हाइट लेबल एटीएम डायरेक्शंस। आप बस इतना याद रखो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस पे मॉनेटरी पेनल्टी लगाई? वक्रांगी लिमिटेड पे। कितनी? 1.76 करोड़। क्यों लगाई? नॉन कंप्लायंस विद सर्टन प्रोविजंस ऑफ द व्हाइट लेबल एटीएम डायरेक्शंस। व्हाइट लेबल एटीएम क्या होता है, इसमें भी आपको नहीं जाना है, लेकिन अब किसी को अगर ज़्यादा क्यूरियोसिटी है तो व्हाइट लेबल का मतलब होता है, जैसे आप नॉर्मल एटीएम यूज़ करते हो ना एसबीआई का, तो बाहर बोर्ड लगा होता है एसबीआई का। जेके बैंक का एटीएम यूज़ करते हो तो बाहर बोर्ड लगा होता है। व्हाइट लेबल एटीएम में बाहर किसी बैंक का बोर्ड नहीं लगा होता है। ऑलराइट, किसी कंपनी को आरबीआई की तरफ से लाइसेंस दी जाती है और वो वहां पे अपने एंड से एटीएम लगाता है और उसके बाद जो चार्जेस वगैरह है वो कलेक्ट करता है कस्टमर को और उनको फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। आप बस इतना याद रखिए, आरबीआई ने 1.76 करोड़ की पेनल्टी लगाई, किस पे? वक्रांगी लिमिटेड पे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेनल्टी लगाई किस पे? जम्मू एंड कश्मीर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। कितनी? 30 लाख रुपीस की। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पे आरबीआई ने कितनी पेनल्टी लगाई? 30 लाख रुपीस की।
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेनल्टी लगाई ₹2.66 करोड़ की, किस पे? बैंक ऑफ बहरेन एंड कुवैत BSC, ये एक ही बैंक है। बैंक ऑफ बहरेन एंड कुवैत BSC पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कितने की पेनल्टी लगाई? 2.66 करोड़ की। क्यों? क्योंकि कुछ साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के डायरेक्शंस RBI ने दिए थे और यह पाया गया कि इसने उनको फॉलो नहीं किया था। किसने? बैंक ऑफ बहरेन एंड कुवैत BSC। इसीलिए RBI ने 2.66 करोड़ की पेनल्टी लगाई, किस पे? बैंक ऑफ बहरेन एंड कुवैत BSC। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पेनल्टी लगाई 1.67 करोड़ की, किस पे? ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पे। ओला फाइनेंशियल सर्विसेज पे। ऑलराइट, ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 4 टियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क अनाउंस किया, किसके लिए? अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के लिए। ये 4 टियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्या है? कोई भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जहां पे डिपॉजिट्स हैं अप टू 100 करोड़, उसको रखा गया इन टियर 1। यानी कि ऐसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जहां पे डिपॉजिट्स है अप टू 100 करोड़, उसको रखा गया टियर 1 में। कोई भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिसमें डिपॉजिट्स हैं ग्रेटर देन 100 करोड़ बट लेस देन 1000 करोड़, उसको रखा गया टियर 2 में। ऑलराइट, कोई भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिसमें डिपॉजिट्स हैं ग्रेटर देन 1000 करोड़ बट लेस देन 10,000 करोड़, उसको रखा गया टियर 3 में। एंड कोई भी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिसमें डिपॉजिट्स हैं ग्रेटर देन 10,000 करोड़, उसको रखा गया टियर 4 में। यही है 4 टियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। एक बार फिर से, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जिसमें डिपॉजिट्स होंगे अप टू 100 करोड़, उसको टियर 1। जिसमें डिपॉजिट्स होंगे ग्रेटर देन 100 करोड़ बट लेस देन 1000 करोड़, उसको रखा गया टियर 2 में। जिस अर्बन कोऑपरेटिव बैंक में डिपॉजिट्स होंगे ग्रेटर देन 1000 करोड़ बट लेस देन 10,000 करोड़, उसको रखा गया टियर 3 में। एंड जिस अर्बन कोऑपरेटिव में डिपॉजिट्स होंगे ग्रेटर देन 10,000 करोड़, उसको रखा गया टियर 4 में। यही है 4 टियर रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। ऑलराइट, आई होप ये सारी चीजें आपको समझ आ गई होंगी। RBI के रिलेटेड मुझे लगता है इतना काफी है, मेरा गला भी बैठ गया। अब हम थोड़ा सा देखते हैं बैंकिंग। पहली न्यूज जो इसमें है, ये मैंने इससे पहले भी कवर की है, वो ये है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसने कितना पैसा रेज किया? 10,000 करोड़। किसके थ्रू? इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के थ्रू। एंड कूपन कितना है? 7.51% 10 साल के लिए। कूपन मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट, 10 साल इसकी मैच्योरिटी है। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड मतलब ऐसा बॉन्ड, ऐसा डेट इंस्ट्रूमेंट जिससे SBI ने मार्केट से 10,000 करोड़ रुपए उठाए और वो पैसा सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ही यूटिलाइज होगा, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करने में यूटिलाइज होगा। ऑलराइट, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फिर से इंफ्रास्ट्रक्चर का बॉन्ड यूज करके 9,718 करोड़ मार्केट से पैसा उठाया, लेकिन इस टाइम कूपन था 7.70%, लेकिन और मैच्योरिटी थी 15 ईयर्स। ये भी 2022 की न्यूज है कि जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसने क्रॉस किया मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ 5 ट्रिलियन रुपीस। ऑलराइट, मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है, अगर किसी, मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के टोटल 10,000 शेयर है मार्केट में, और अभी के टाइम पे करंट मार्केट प्राइस ऑफ 1 शेयर, यानी कि करंट मार्केट प्राइस पर शेयर कितना है, कितने शेयर है SBI के मार्केट में, इन दो क्वांटिटीज को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू हमारे पास आएगी उसी को बोलते हैं एम कैप,
यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इट इज़ द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक का मतलब होता है सरकारी बैंक। सबसे बड़ा सरकारी बैंक कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑलराइट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 3 बैंक से बना था। एक था 3 प्रेसिडेंसी बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। इससे बना था क्या? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इन द ईयर 1921। उसके बाद क्या हुआ? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया ऑन 1 जुलाई 1955 एंड इसका नाम क्या रखा गया? इसका नाम रखा गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑलराइट, यानी कि बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल एंड बैंक ऑफ मद्रास 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स को मर्ज किया गया। क्या बना फिर? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया 1921 में। और 1 जुलाई 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को नेशनलाइज किया गया एंड इसका नाम क्या रखा गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हेडक्वार्टर है मुंबई, महाराष्ट्र एंड अभी के टाइम पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन है दिनेश कुमार खरा। दिनेश कुमार खरा। ऑलराइट, इंडिया में 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक मतलब सरकारी बैंक। 12 सरकारी बैंक हैं इंडिया में। ऑलराइट, इंडिया में 6 पेमेंट्स बैंक हैं। इंडिया में 6 पेमेंट्स बैंक हैं। ऑलराइट, और उसमें पहला जो पेमेंट बैंक था वो था एयरटेल पेमेंट्स बैंक। ये बना था इन द ईयर 2016। इसके हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। ऑलराइट, एंड इंडिया में 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं। 12 पब्लिक सेक्टर बैंक, ये सरकारी बैंक, ये अलग चीज है, और 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक ये अलग चीज है। ये अलग चीज है। इंडिया में अभी के टाइम पे 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक्स भी हैं, और पहला जो स्मॉल फाइनेंस बैंक था उसका नाम था कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका हेडक्वार्टर है जालंधर, पंजाब में। ये बना था इन द ईयर 2016। ऑलराइट, इसके बाद इंडियन ओवरसीज बैंक, इसने 1000 करोड़ रुपीस का लोन दिया। किसको? जम्मू एंड कश्मीर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन को। जेके आईडीएफसी को 1000 करोड़ रुपीस का लोन दिया। किसने? इंडियन ओवरसीज बैंक ने। एंड एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक, उनका नाम है अजय कुमार श्रीवास्तव। अजय कुमार श्रीवास्तव। एंड हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन ओवरसीज बैंक कहां पे? चेन्नई, तमिलनाडु। चेन्नई, तमिलनाडु। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, इसने कंडक्ट किया फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप। फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप कहां पे? डल लेक, श्रीनगर में। किस इनिशिएटिव के अंडर? निवेशक दीदी। ऑलराइट, ये आपको याद रखना है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ये बना था इन द ईयर 2018। इसके हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और एमडी एंड सीईओ जो है उनका नाम है जे वेंकट रामू। जे वेंकट रामू, ही इज द एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। ऑलराइट, यह भी आपको याद रखना है कि इंडिया में 3 बैंक्स को एक स्टेटस मिला हुआ है। वो स्टेटस है डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक। 3 बैंक्स इंडिया में हैं जिनको क्या स्टेटस मिला हुआ है? डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स। एक है एचडीएफसी बैंक, एक है आईसीआईसीआई एंड एक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इनको बोलते हैं लेंडर्स दैट आर टू बिग टू फेल। मतलब ये इतने बड़े बैंक्स हैं, ये कभी बैंकरप्ट नहीं होंगे, और इनकेस अगर ये बैंकरप्ट हो जाते हैं तो इंडियन इकोनॉमी पे काफी बुरा इंपैक्ट पड़ेगा। इसीलिए सरकार ने इनको क्या स्टेटस दिया हुआ है? डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई एंड एसबीआई बैंक। ऑलराइट, ऐसे ही डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स, यानी कि जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, 3 ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज हैं जिनको डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स का दर्जा दिया गया है। एक है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक है जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक है न्यू इंडिया अश्योरेंस, ASSURANC अश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑलराइट, यानी कि 3 इंश्योरेंस कंपनीज, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया,
जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड न्यू इंडिया अश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इन तीनों को स्टेटस दिया गया है डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर्स। ऑलराइट, जैसे बैंक वैसे ही इंश्योरर्स। इसके बाद पहला बैंक, फर्स्ट बैंक जिसने इशू की इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी, ये क्या होती है आपको बस जानना नहीं, आपको बस इतना याद रखना है कि फर्स्ट बैंक इन इंडिया जिसने इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी इशू की वो है HDFC बैंक। फर्स्ट बैंक टू इशू इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी वो है HDFC बैंक, वो है HDFC बैंक। ऑलराइट, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इसको सरकार ने ऑथराइज किया है कि ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इलेक्टोरल बॉन्ड इशू कर सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाली एक ऐसा बैंक है इंडिया में जो इलेक्टोरल बॉन्ड इशू कर सकता है। इस इलेक्टोरल बॉन्ड का मतलब क्या होता है थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये हूं मैं, ये है कोई पॉलिटिकल पार्टी, मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसा देना है। अब अगर मैं डायरेक्टली पैसा दूंगा तो इनको पॉलिटिकल पार्टी को पता चल जाएगा कि इस बंदे ने पैसा दिया है। कल को जाके अगर ये जीतते हैं तो ये मुझे फेवर कर सकते हैं। मान लो मुझे कहीं पे फिर फैक्ट्री लगानी है, ये मुझे परमिशन देंगे, वहां पे NOC देंगे, जमीन देंगे कम कीमत पे, जो सरकारी जमीन होगी। अलग तरीके से भी बेनिफिट्स दिए जाते हैं फिर ऐसे पर्सन्स को। सरकार को लगा कि ये थोड़ा सा मामला सही बैठ नहीं रहा है तो कुछ किया जाना चाहिए। सरकार ने क्या किया, सरकार ने बोला कि आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास जाओ, इनको आप पैसा दे दो, ये आपको एक मतलब कागज का टुकड़ा देंगे जिसको बोलेंगे हम इलेक्टोरल बॉन्ड। इस पे क्या होगा, इस पे अमाउंट होगा, बाकी डिटेल्स होंगी, लेकिन ये किसने दिया है वो नाम इस पे नहीं होगा, वो नाम इस पे नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, जो ये मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड लिया, इस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर जाऊंगा, वहां पे ये इलेक्टोरल बॉन्ड सबमिट करूंगा। इस पॉलिटिकल पार्टी के पास फिर 15 दिन बचते हैं, ये इन 15 डेज में SBI के पास जाएगा और इस इलेक्टोरल बॉन्ड को एनकैश करवाएगा। मान लो मैंने 1 लाख रुपए इस पॉलिटिकल पार्टी को देना था, मैंने क्या किया, मैं गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास और वहां से 1 लाख रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे। उस पे मेरा नाम नहीं होगा, बाकी उस पे अमाउंट हो सकता है, डेट वगैरह हो सकती है, लेकिन ये किस अमाउंट किसने दिया वो नहीं होगा उस पे। ठीक है, यानी कि जिस बंदे ने कंट्रीब्यूशन किया वो हिडन रहेगा, वो हिडन रहेगा। उसके बाद मैं ये इलेक्टोरल बॉन्ड लेके किसी पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर जाऊंगा या किसी जिसको मुझे देना होगा, जिस पॉलिटिकल पार्टी को, उसको मैं दूंगा। उसके पास 15 डेज है, वो इन 15 डेज में किसी भी दिन, यानी कि जब वर्किंग डे होगा, SBI के पास जाएगा और इस इलेक्टोरल बॉन्ड को एनकैश करवाएगा। एनकैश करवाते टाइम ये जो पैसा है ये उसी वेरीफाइड अकाउंट में जाएगा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस पॉलिटिकल पार्टी का अकाउंट वेरीफाई किया होगा। ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा है ये उसी अकाउंट में जाएगा पॉलिटिकल पार्टी के, जो अकाउंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वेरीफाई किया होगा। अब सवाल यह बनता है कि क्या हर किसी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पैसा मिल सकता है या डोनेशन मिल सकता है? आंसर है नो। तो फिर किस किस पॉलिटिकल पार्टी को मिल सकता है? वो पॉलिटिकल पार्टी जो रजिस्टर है किसके अंडर, सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल्स एक्ट 1951, यानी कि इस एक्ट के सेक्शन 29A में जो पॉलिटिकल पार्टी रजिस्टर्ड है और जो रीसेंट इलेक्शन हुआ होगा, चाहे वो लोकसभा इलेक्शन हो, ठीक है, चाहे वो लोकसभा इलेक्शन हो या ये जो स्टेट इलेक्शन होते हैं, या वो दोनों में से कोई भी इलेक्शन हुआ हो रिसेंट में, और उस इलेक्शन में इस पॉलिटिकल पार्टी को कम से कम 1% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड उसको मिले हो। जो मोस्ट रिसेंट इलेक्शन हुआ होगा, दो कंडीशंस है। एक, पॉलिटिकल पार्टी शुड बी रजिस्टर्ड अंडर द सेक्शन 29A ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951। दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टी है, जो मोस्ट रिसेंट इलेक्शन हुआ होगा, चाहे वो लोकसभा इलेक्शन हो या स्टेट इलेक्शन हो,
उस इलेक्शन में इस पॉलिटिकल पार्टी को कितने वोट मिले होने चाहिए, 1% ऑफ द टोटल वोट्स पोल्ड, तभी जाके वो पॉलिटिकल पार्टी एलिजिबल हो जाती है टू रिसीव डोनेशंस वाया इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है? ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिससे डोनेशंस की जाती है टू पॉलिटिकल पार्टीज, और जो डोनेट कर रहा है पैसा उसकी आइडेंटिटी सीक्रेट रखी जाती है। ऑलराइट, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड होता है, इलेक्टोरल बॉन्ड, इट इज इशूड इन मल्टीपल्स ऑफ 1000, यानी कि अगर आपको 4000 यानी कि तो फिर 4 वैसे ही, ठीक है, यानी कि इन मल्टीपल्स ऑफ 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़। क्या इस इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू मैक्सिमम अमाउंट कितना डोनेट कर सकते, उसकी कोई लिमिट है? आंसर है नहीं, कोई भी लिमिट नहीं है। आप जितना चाहे उतना किसी पॉलिटिकल पार्टी को दे सकते हो डोनेशन, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है इलेक्टोरल बॉन्ड की। आई होप ये न्यूज भी आपको समझ आ गई होगी। इलेक्टोरल बॉन्ड कौन इशू कर सकता है? एक ही बैंक, वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसके बाद जो जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, इसको अवार्ड दिया गया किसके लिए? डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करने के लिए फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022। जम्मू एंड कश्मीर बैंक को अवार्ड दिया गया डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करने के लिए ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2021-2022। ऑलराइट, ये जो जम्मू एंड कश्मीर बैंक है, इसने हाईएस्ट परसेंटेज, सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन की स्मॉल एंड माइक्रो कैटेगरी ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, इसीलिए उसको ये अवार्ड दिया गया। जम्मू एंड कश्मीर बैंक बना था 1938 में विद इनिशियल पेड अप कैपिटल ऑफ ₹5 लाख, एंड अभी के टाइम पे एमडी एंड सीईओ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक इज बलदेव प्रकाश। बलदेव प्रकाश। टू 2016 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, उसका नाम था बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो, बॉक्स निकल गया, बैंक्स बोर्ड ब्यूरो। 2016 में इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया, किस कमेटी की रिकमेंडेशन पे? कमेटी का नाम था पीजे नायक कमेटी। पीजे नायक कमेटी की रिकमेंडेशंस पे बैंक्स बोर्ड ब्यूरो बनाया गया था 2016 में। इसका काम था कि ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसको गवर्नमेंट ओन करता है, उसके जो सीनियर पोजीशंस हैं उस पे लोगों को रेकमेंड करे ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट। लेकिन वहां पे कुछ इन्होंने गड़बड़ी की, उन्होंने अनडिजर्विंग लोगों को आगे मतलब प्रमोट किया, उसकी वजह से फिर केस वगैरह हो गया और इसको इट वाज स्ट्रक डाउन, इसको खत्म किया गया और एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, उसका नाम है फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस ब्यूरो, FSIB। एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई। अब इसका FSIB का काम होगा मैन पावर को आइडेंटिफाई करना और एंश्योर करना कि प्रॉपर सिलेक्शन हो टैलेंट की सीनियर पोजीशंस पे, कि कहां पे? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट। ये न्यूज है। ऑलराइट, इसके बाद ये जो इंडियन कोस्ट गार्ड है ना, इसने अपना एक सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया, उसका नाम है पद्मा। इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम अपना लॉन्च किया। उस सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम का नाम क्या है? उसका नाम है पद्मा। उसका नाम क्या है? उसका नाम है पद्मा। अच्छा, ये मैंने आपको बताया कि जो नाबार्ड है ना, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इट वाज सेट अप ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ शिवरमन कमेटी। शिवरमन कमेटी। वैसे ही रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, RRBs, they were set up on the recommendation of नरसिम्हन कमेटी। they were set up on the recommendation of नरसिम्हन कमेटी। ये जो रीजनल रूरल बैंक होता है, इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की हिस्सेदारी होती है 50%, जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी हिस्सेदारी होती है 15%, और जो बैंक इसको स्पॉन्सर करेगा यानी कि स्पॉन्सर बैंक की हिस्सेदारी होती है 35%। ये भी आपको याद रखना है। रीजनल रूरल बैंक्स वेर सेटअप ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नरसिम्हन कमेटी। रीजनल रूरल बैंक्स में सेंट्रल गवर्नमेंट की हिस्सेदारी कितनी होती है? 50%, स्टेट गवर्नमेंट की 15% एंड स्पॉन्सर बैंक की 35%। एंड फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक ऑफ इंडिया वाज प्रथमा बैंक। फर्स्ट रीजनल रूरल बैंक ऑफ इंडिया वाज प्रथमा बैंक। ये बना था 1975 में। कहां पे? मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश में।
एंड जिस बैंक ने इसको स्पॉन्सर किया था उस बैंक का नाम था सिंडिकेट बैंक। उस बैंक का क्या नाम था? सिंडिकेट बैंक। ऑलराइट, ये आपको याद रखना है। ये भी आई थिंक ये भी बैंक न्यूज़ इतनी सफिशेंट है। उसके बाद अब आपका दिमाग ख़राब होने लग जाएगा। हम थोड़ा सा अब कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। अब आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे साथ याद रखोगे। वो क्या है? आप ये याद रखो कि जो पिछला साल गया यानी कि 2022, अब मैं फाइनेंशियल ईयर की बात नहीं कर रहा हूं, अब मैं कैलेंडर ईयर की बात कर रहा हूं, 2022। इस साल में सबसे ज्यादा जीएसटी किस मंथ में कलेक्ट हुआ? अप्रैल 2022। जब से जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है, अप्रैल 2022 में हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन हुई। कितनी? 1,67,540 करोड़ की हाईएस्ट एवर जीएसटी कलेक्शन इन द मंथ ऑफ अप्रैल 2022, जब से जीएसटी को इंप्लीमेंट किया गया है 2017 में। ऑलराइट, जो सीपीआई है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसका डेटा हर महीने रिलीज होता है एंड 2022 में अप्रैल में सबसे ज्यादा सीपीआई की वैल्यू रही थी 7.79%। अप्रैल 2022 में, मतलब इस साल के लिए अप्रैल में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की सबसे ज्यादा वैल्यू रही थी 7.79%। होलसेल प्राइस इंडेक्स की सबसे ज्यादा वैल्यू रही थी इन द मंथ ऑफ मे। कितनी? 15.88%। 2022 ईयर की मैं बात कर रहा हूं। आई होप ये तीनों पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। ये भी आप याद रखिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इन दोनों को रिलीज करता है कौन? नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस। ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। जो सीपीआई है, इसका बेस ईयर होता है 2012। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का बेस ईयर होता है 2011-12। ऑलराइट, इन दोनों को रिलीज करता है नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। ये जो WPI है, होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज, इन दोनों को रिलीज करता है कौन? ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। ऑलराइट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स, इन दो में क्या फर्क होता है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को का दूसरा नाम होता है रिटेल इन्फ्लेशन या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। WPI का दूसरा नाम होता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। ऑलराइट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में दोनों चीजें कैलकुलेट की जाती हैं, गुड्स भी और सर्विसेज भी। होलसेल प्राइस इंडेक्स में सिर्फ गुड्स को ही इंक्लूड किया जाता है। ऑलराइट, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई रूरल, इसके बास्केट में 444 आर्टिकल्स होते हैं एंड अर्बन बास्केट में 460 आर्टिकल्स होते हैं। WPI के बास्केट में 697 आर्टिकल्स होते हैं। प्राइमरी प्रोडक्ट्स 117, फ्यूल एंड पावर 16 एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स कितने? 564। WPI की बास्केट में 697 आर्टिकल्स होते हैं, प्राइमरी प्रोडक्ट्स 117, फ्यूल एंड पावर 16 एंड मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स 564। ऑलराइट, अभी मैंने बोला था ये जो सीपीआई है इसका बेस ईयर होता है 2012 एंड WPI का 2011-12। ऑलराइट, सीपीआई को रिलीज करता है नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। WPI को रिलीज करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री। ऑलराइट, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट प्रिडिक्ट करती हैं, यानी कि एस्टिमेट लगाती हैं कि कितनी रहेगी किसी फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन असल में जो फिर कैलकुलेट करता है वो है नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस। यानी कि इंडिया की असल में जीडीपी ग्रोथ रेट कैलकुलेट कौन करता है? वो है नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी यही कैलकुलेट करता है, सीपीआई भी और जीडीपी ग्रोथ रेट भी। इसके बाद की कहानी क्या है?
नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस ने फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 कैलकुलेट की जीडीपी ग्रोथ रेट, और वो कितनी रही थी? 8.7%. दिस इज कैलकुलेटेड वैल्यू फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 2023. इसने एस्टिमेट दिया कि पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए 7% जीडीपी ग्रोथ रहेगी इंडिया की, बिकॉज 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 खत्म होगा. अभी एक महीना बाकी है और ये 5-6 दिन भी बाकी है. इस पूरे साल के लिए एस्टिमेटेड वैल्यू क्या है? 7%. किसने दिया? एनएसओ ने. ये कैलकुलेटेड नहीं है. फिर कैलकुलेटेड क्या है? फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 का Q1 यानी कि अप्रैल, मई एंड जून, इस क्वार्टर के लिए कैलकुलेटेड वैल्यू जो एनएसओ ने कैलकुलेट की है जीडीपी ग्रोथ रेट, वो रही है 13.5%. इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 का Q2 यानी कि जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, इस क्वार्टर के लिए इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रही? कैलकुलेटेड 6.3%. यानी कि फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के फर्स्ट क्वार्टर में जीडीपी ग्रोथ रेट कैलकुलेटेड कितनी है? 13.5%. क्वार्टर सेकंड के लिए 6.3%. ओवरऑल 7%. ये है एस्टिमेटेड वैल्यू, लेकिन ये दो है कैलकुलेटेड वैल्यूज. ऑल राइट. इसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसने जो अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट पहले 7% एस्टिमेट किया था, उसके बाद उसको डाउन किया था 6.8%. ये एस्टिमेटेड वैल्यू है. आरबीआई ने बोला इतनी रहने का इम्कान है. ऑल राइट. और ये तो होगी जीडीपी ग्रोथ रेट. जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, आरबीआई ने बोला कि इसकी एवरेज पूरे साल के लिए वैल्यू रहेगी फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर 6.7%. ये भी एस्टिमेटेड वैल्यू है. ऑल राइट. इसके बाद फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 यानी कि जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है, इसके लिए आरबीआई ने जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उसको कितना एस्टिमेट किया है? 6.4%. ये एस्टिमेटेड वैल्यू है. ये अभी फाइनेंशियल ईयर आएगा. और आरबीआई ने इसी फाइनेंशियल ईयर के लिए 2023-24 के लिए सीपीआई कितना बोला? कितना रहेगा पूरे साल के लिए? 5.3%. ये चीजें आपको याद रखनी. अगर आपको समझ नहीं आया, आप वीडियो को 1-2 बार चलाइए. मेरा ऑलरेडी गला बैठ गया, मतलब आई एम डेड. मैं बहुत मुश्किल से वीडियो को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसीलिए मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ. आप वीडियो को 2-3 बार चलाइए, आपको समझ आ जाएंगे सारे फिगर्स. आई नो ये कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें रिटेन करनी है, याद करनी है और समझनी भी है कि किस ऑर्गेनाइजेशन ने क्या दिया है. फिगर्स जब भी आती है तो तब कन्फ्यूजन होना लाजमी है, लेकिन जब आप 2-4 बार देखेंगे वीडियो को, नोट्स बनाएंगे, आपको समझ आ जाएगा कि क्या चल रहा है. यहां पे ये है स्मॉल सेविंग स्कीम्स. इनकी इंटरेस्ट रेट्स आपको याद करनी है. वो क्या है? एक है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम. इसकी इंटरेस्ट रेट है जो अभी चल रही है 7.6%. ठीक है, एक तो ये याद रखना है. नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इसकी इंटरेस्ट रेट अभी चल रही है 6.8%. पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम, इसकी इंटरेस्ट रेट अभी चल रही है 7.1%. किसान विकास पत्र, इसकी इंटरेस्ट रेट चल रही है 7%. एंड सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम की इंटरेस्ट रेट चल रही है 7.6%. यानी कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, किसान विकास पत्र एंड सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम, ये 5 स्मॉल सेविंग स्कीम्स की इंटरेस्ट रेट आपको याद करके चलनी है. इससे भी कभी कभार सरप्राइजिंग क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में. ऑल राइट. अब हम आते हैं इकोनॉमिक सर्वे पे. इसमें पढ़ने के लिए बहुत कुछ है. 134 पेजेस की फाइल है. बस हम थोड़ा सा देखेंगे इंपॉर्टेंट, जो चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट लगी. आप चाहो तो कोई वीडियो देख सकते हो अगर आपको इन डिटेल जानना है, लेकिन मुझे लगता है कि बस ये कुछ इंपॉर्टेंट बुलेट पॉइंट्स अगर आप याद रखोगे तो आपका काम एग्जाम में बन जाएगा. ये जो इकोनॉमिक सर्वे है ना, इसको कंपाइल कौन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस. यानी कि इकोनॉमिक सर्वे को कंपाइल कौन करता है?
डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ऑलराइट, ये होगा पहला पॉइंट। और जो ये इकोनॉमिक सर्वे है 2022-2023, इसको कब लॉन्च किया गया? 31 जनवरी 2023, यानी कि बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे को रिलीज किया गया। अब इसमें क्या है? अभी मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला एनएसओ ने फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 में जीडीपी ग्रोथ रेट को कैलकुलेट किया और वो कितनी थी? 8.7%। एंड फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के लिए एस्टिमेटेड वैल्यू है 7%। ऑलराइट, वही यहां पे लिखा है। यहां पे देखिए, ये है फाइनेंशियल ईयर 2021-22, कितनी है जीडीपी ग्रोथ रेट? 8.7%। फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 के लिए कितनी है जीडीपी ग्रोथ रेट? एस्टिमेटेड वैल्यू है ये 7%। 8.7% कैलकुलेटेड वैल्यू है। एंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023-2024, जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है, एस्टिमेटेड वैल्यू है 6.0 to 6.8 इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट रहने वाली है। ये हो गया पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 इंडिया का फिस्कल डेफिसिट कितना रहने वाला है जब ये फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होगा? 6.4% ऑफ जीडीपी। 6.4% ऑफ इट जीडीपी इंडिया का फिस्कल डेफिसिट रहने वाला है। ऑलराइट, ये आपको याद रखना है। इसके बाद पूरे साल के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कितना रहने वाला है? एज पर इकोनॉमिक सर्वे 6.8%। एंड डब्ल्यूपीआई कितना रहने वाला है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23? 11.5%। ऑलराइट, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 $563 बिलियन, यानी कि जब ये फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा तब इंडिया के पास कितना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होगा? $563 बिलियन। ऑलराइट, अच्छा, सर्विसेज सेक्टर में जीडीपी ग्रोथ रेट 9.1% रहेगी बाय द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022-2023। इंडस्ट्रियल यानी कि इंडस्ट्रीज 4.1% ग्रोथ रहने वाली है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, 4.1% ओवरऑल पूरे साल के लिए। एंड एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज में 3.5% ग्रोथ रहने वाली है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-2023। जो पॉइंट्स मैंने यहां पे हाईलाइट किए हैं, अगर आप उतना ही याद रखोगे, मुझे लगता है आपका काम एग्जाम में बन जाएगा। अगर आप चाहते हो डिटेल में इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ना, वीडियो बहुत सारे पड़े हैं यूट्यूब पे, आप कोई भी उठा के देख लो। अगर उतनी इन्फॉर्मेशन आपको डाइजेस्ट करनी है या आप कर सकते हो तो आप कर यू कैन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इतना भी याद रखोगे तो मुझे लगता है आपका काम बन जाना चाहिए। मैंने भी इतना ही याद रखा है इससे। आई होप आपको आज काफ़ी मज़ा आया होगा एंड आपने इस लेक्चर को काफ़ी एंजॉय किया होगा। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट, मैं इस टॉपिक के साथ जस्टिस कर सकूं। मेरा गला भी बैठ गया एंड माई बैक इज़ ऑल्सो एकिंग, इसलिए हम अपनी क्लास को यहीं पे रोकते हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा। टेक केयर दोस्तों, एंड बहुत जल्द हमारी मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक पे हम बात करेंगे। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।